नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप सोचेंगे ये क्या बात है? हम बात ये करने वाले हैं कि भाई पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक गाज़ा पट्टी को लेके चिंतित है। लेकिन भारत में तो अनेकों गाज़ा पट्टी हैं। गाज़ा पट्टी कुछ तो आप टेरिटोरियल गाज़ा पट्टी कह सकते हैं और उससे भी अधिक आइडियोलॉजिकल गाज़ा पट्टी। वैसे आइडियोलॉजिकल गाज़ा पट्टी जो है विश्व में भी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह जी, जो कि एक इस तरह की गाज़ा पट्टी में समय बिता चुके हैं जिसका नाम है जेएनयू। वो जेएनयू भी किसी गाज़ा पट्टी से कम नहीं है और वो आइडियोलॉजिकल गाज़ा पट्टी है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गाज़ा पट्टियाँ जो तरह-तरह की हैं, अब जैसे जेएनयू नाम की गाज़ा पट्टी ले लें और उनके द्वारा जो आए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक बिल मेहर एक थिंकर हैं और कॉमेडी के रूप में प्रेज़ेंट करते हैं। उन्होंने हार्वर्ड के बारे में एक टॉक दिया। मुझे लगता है कि हम वही बातें जो बिल मेहर ने हार्वर्ड के बारे में कही, कि किस तरह से हार्वर्ड जो है वो उसका एक ही काम है कि वो अपने लोगों को नेटवर्क करके टॉप पोजीशन पे बैठालता है और फिर उसके एजेंडे वहाँ से चलते हैं। तो ये जो हमारे जो लिबरल लोग हैं, जिसकी हमारे आप जानते हैं सिविल सर्विसेज में भी पर्याप्त संख्या है। तो इस एक व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? इन गाज़ा पट्टियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, करीब 8 अक्टूबर को ये घटना हुई थी गाजा पट्टी वाली के पास वाली इजराइल के अंदर। 7 को ही थी। जी, और करीब ये देखिए कि करीब 14 दिन बाद भी हम लोग उसके बारे में 14-15 दिन 16 दिन बाद भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जेएनयू जो है एक तरह की गाजा पट्टी ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक माइक्रोकॉस्म है जो पूरे विश्व में जो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो इज़राइल में हुआ है, जो 7 तारीख को जो हुआ था, वो देखिए एक गाज़ा पट्टी तो आप हम कह सकते हैं उसको, लेकिन इसके जो रिपरकशंस जो हुए हैं, इसके जो ट्रेमर्स जो हुए हैं और जो होने वाले हैं, ये मेरे हिसाब से विश्वव्यापी होंगे। उस पे हम बाद में आएँगे। और लेकिन जो आपने मूल जो एक बात की थी जेएनयू के बारे में, तो जेएनयू जो है इंटरनेशनल जो जिसको लेफ्ट लिबरल गैंग बोलते हैं जनरली, ले ली। वैसे आप सब जान। जी, तो इनका जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इसमें इस गलतफहमी में नहीं रहा जाए, मैं आपके दर्शकों को विशेष कर से कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के थिंकर्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एकेडमिया के थिंकर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आप किसी भी डोमेन को आप उठा लीजिए, उसके लोग इसमें जो हैं सम्मिलित हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, आप जानते ही हैं जॉर्ज सोरोस हुए आपके, फोर्ड फाउंडेशन के फोर्ड साहब हुए, तो इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड वाइड जो हैं, उसी तरह यूरोप के भी हैं। इंडिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। तो एकेडमिया हो गया आपका, ये दूसरी जो बात की अपन ने, किसके बारे में बात की थी अपन ने? एकेडमिया के अलावा जो है, हाँ, इस क्या बात? एकेडमिया में क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। उसके बाद आप और मीडिया आ जाइए साथ। मीडिया मीडिया है, में भी इनका पॉलिटिक्स है। मीडिया है, और आप पॉलिटी में आ जाइए। आप देखेंगे कि किस तरह के स्टेटमेंट जो हैं, कई एमपी जैसे लेबर एमपीज दे रहे हैं, और उसी तरह स्टेट्स में भी कुछ सीनेटर्स वगैरह जो हैं दे रहे हैं, और यूरोप के और भी मतलब कि देशों में कुछ इस तरह के लेफ्ट लिबरल जो पॉलिटिक्स में हैं, वो किस तरह से खुलेआम जो टेररिस्ट और जिहादियों का साथ देते रहे हैं। सो ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, जिसको कि हमारे यहाँ ब्रॉडली कम हम नहीं लोग, है, हमारे यहाँ भी ओवैसी जैसे सांसद हैं। जी, 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 बहुत हैं, अपने यहाँ भी बहुत हैं, पूरे के पूरे आपके लेफ्ट के काफ़ी लोग हैं। अब तो कांग्रेस के भी जो आइडियोलॉजिकल जो फादर आज की डेट में है, जो गाइडेंस जो दे रही है, वो तो लेफ्ट लिबरल्स ही दे रहे हैं। नर्बल अर्बन नक्सल्स जो हैं, लेफ्ट लिबरल्स के पार्ट हैं। वो लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। तो
जेएनयू जो है एक माइक्रोकॉस्म है पूरे वर्ल्ड में जो इनका स्ट्रक्चर है। और देखिए फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग एक्चुअली बाय नेचर दे आर फासिस्ट। आप समझ रहे हैं? ये कोई भी जो है डिसेंट जो है टॉलरेट नहीं करते हैं। इनका जो मतलब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक अगर बताया जाए कि इनका प्राइम कैरेक्टरिस्टिक प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका, तो ये है कि दे आर एब्सोल्युटली फासिस्ट इन देयर थॉट प्रोसेस। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फासिस्ट फोर्सेज हैं, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज्ड हैं, इसमें हर एक सेक्टर्स के और हर एक डोमेन्स के लोग जो हैं, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो हम देखते हैं गाज़ा स्ट्रिप्स की बात हम करते हैं, तो गाज़ा स्ट्रिप्स उसको हम मान लें कि एक अलंकार रूप में ही हम बात कर रहे हैं, उसको अलंकारिक रूप में कर रहे हैं। अब ये आप बहुत स्थानों पर देखते हैं, एकेडेमिया की बात हमने कर ली, हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, देखिए यही है, जेएनयू के अलावा बॉम्बे में चले जाएँ तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ है और जादवपुर है। उसके अतिरिक्त आप देखें कि बहुत सारे जो प्राइवेट हैं, वो भी पूरी तरह से इनके गढ़ बन गए थे, लेकिन अब उनमें चूँकि पैरेंटल प्रेशर वहाँ काम करता है, क्योंकि बहुत महँगी-महँगी फ़ीस हैं, तो उनमें तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। और एक जो गाज़ा पट्टी और जिसकी हम बात कई बार करते हैं, वो पॉलिटी में देखने को मिलती है, हमें सिविल सर्विसेज़ में देखने को मिलती है। इसके जी, बारे जी। में क्या कहेंगे? ये बहुत दुख की बात है संजय जी। पॉलिटी पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उनसे ज़्यादा दुःख मुझे लगता है जो हमारे जो सिविल सर्विसेज़ के लोग जो हैं। कम से कम आप अपनी राय रखें, या दूसरा कोई राय रख रहा है और अगर आप उससे मतलब कि डिसेंट करते हैं, वो तर्क में कोई कमी दिख रही है या तथ्य में कोई कमी दिख रही है, तो आप उसे काउंटर करके समाज को और जागृत करें। जागरूकता फैलाएँ कि भैया सत्य ये है, फैक्ट्स ये हैं, राइट? वो ये करते नहीं साहब। तो अब जो कंडीशनिंग होती है ना, इनको इनकी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है इनकी कि गांधी जी ने आज़ादी दिलवा दी, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, नेहरू जी जितने बड़े डिप्लोमेट थे, नेहरू तो वी कैन अब वो उसमें अगर हम हिस्ट्री में जाना चाहेंगे तो अशोक के पहले से इन्होंने महाभारत से लेकर के आज तक एक किस तरह की हिस्ट्री लिखी और क्या छोड़ा है इन्होंने, क्या इनोवेट किया है, क्या डिस्टॉर्ट किया है, क्या छुपा दिया है, उस पे जाएँगे तो ढेर सारी बातें बहुत लंबा एक विषय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इनकी जो कोर अप्रोच है, अगर आप देखें तो सिविल सर्वेंट्स की मैं बता रहा हूँ आपको, या तो उनके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं सेल्फ प्रिज्यूम्ड पीयर प्रेशर है कि यार अगर मैं ऐसी बात कह दूंगा, प्रो हिंदू कोई बात कह दूंगा, तो लोग मुझे ऐसा नहीं कि मतलब कि लिबरल लोग जो है मेरे से जो है मेरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि इन्होंने देखा है कैंसिल करते हुए। मेरे को कई मित्रों ने जो है 2014 के बाद जब मैं 2016 के बाद जब मैं रिटायर हुआ और जब मैं सोशल मीडिया पे आया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे जेएनयू के मेरे कई मित्र हु आर हैविंग अ फील्ड डे ऑन द जेएनयू ग्रुप, तो उनके साथ थोड़ी अपनी मतलब कि कुछ एक चर्चा हुई, कुछ मुद्दों पे बहस भी हुई, चर्चा भी हुई। और अंततः ये हुआ कि वो लोग साहब जो हैं, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स उस ग्रुप में थे, मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट द ग्रुप। चूँकि वो ग्रुप बंद नहीं करा सकते थे, तो या तो वो कैंसल कर देते हैं वो आपको, या खुद जो है रिफ्यूज में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। एक जनरल अप्रोच है इनका, और वही है कि आईएएस ऑफिसर जो हैं, सिविल और भी सिविल सर्वेंट जो हैं, अत्यंत सहिष्णु हैं कहने का मतलब। जी, 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 अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि जिसको आप वर्च्यू सिग्नलिंग आप समझते हैं ना क्या होता है, जो टर्म है, एग्जैक्ट टर्म जो वर्च्यू सिग्नलिंग का है, वो लोग ये लोग उसमें इंडल्ज करते हैं कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं निकल जाए कि कोई कोई मेरा मित्र जो है, उसको धार्मिक चोट पहुँच जाए। हालाँकि आप धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म से टेंजेंशियली रिलेटेड भी इश्यू है, तो आप जो है उस पे बिल्कुल खामोशी मतलब कि
अपना लेंगे। अब देखिए साहब, जो हमास ने जिस तरह की बर्बरता की है, ऐसी बर्बरता तो हमारे मतलब कि हमारी जिंदगी में तो मैंने कभी इस तरह की बर्बरता जो है की खबर हमारे जीवन काल में तो विश्व में किसी भी जगह से इस तरह की बर्बरता की रिपोर्टिंग नहीं हुई है, जिस तरह की बर्बरता इन्होंने की है। और तो आइडियोलॉजिकली इनका जो सपोर्ट बेस है, वो अगेन जो कि पिछले देखिए इसका ओरिजिन क्या होता है कि अर्ली लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में मार्क्सिज्म के बाद जो हुआ, जो मार्क्स ने अपनी किताबें लिखी और उसके बाद कुछ वेरिएशंस हुए उसमें कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में फिर एक बड़ा एक फिलोसॉफिकल डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई। और सोशलिज्म में फिर क्या होता है कि चूंकि मार्क्सिज्म लोगों को वहां पसंद नहीं था यूरोप में, वहां पे कैपिटलिस्ट को, तो इन्होंने मार्क्सिज्म को डाइल्यूट करते करते पहले सोशलिज्म की बात की और उसके बाद सोशलिज्म के भी कई जो है विचारधाराएं निकली, जैसे फेबियन सोशलिज्म हुआ वगैरह वगैरह। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, जैसे कि अपने जवाहरलाल नेहरू जी भी जब गए थे, तो अगर आप देखेंगे उनके बायो में तो आपको पता चलेगा कि ही वाज आल्सो फेबियन सोशलिस्ट। तो आप ये देख लीजिए कि करीब करीब ऑलमोस्ट 125 से 150 वर्ष का इनका जो है सॉलिड पेनिट्रेशन जो हुआ है, एकेडमी में हुआ है, पॉलिटी में हुआ है और मीडिया में हुआ है, सब जगह है। तो आइडियोलॉजिकल और इनमें यूनिटी है, आइडियोलॉजिकल जो है यूनिटी है, चूंकि इनकी एक ही आइडियोलॉजी है कि जो हमारी बात नहीं सुनता है उसको इस पृथ्वी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। दैट इज द ओनली आइडियोलॉजी, वेदर यू टॉक अबाउट लाइक इस्लामिस्ट जिहादीज और यू टॉक अबाउट दिस टेररिस्ट और यू टॉक अबाउट लाइक क्या बोलते हैं जो कि वेरी एग्रेसिव मिशनरीज वगैरह जो होते हैं, जैसे कि गोवा में जो हुआ था, आपको सब पता ही है कि किस तरह से गोवा में अत्याचार हुआ था, जिनका नाम फ्रांसिस जेवियर है, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब क्या हो रहा है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इट्स नॉट ओनली सिर्फ 2 आइडियोलॉजी और 3 आइडियोलॉजी के बीच में नहीं है। अब क्या है रहा है कि जो कि हंटिंगटन साहब ने कहा था कि द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में, सो एवरी सिविलाइजेशन इज बिकमिंग एन आइडियोलॉजी, इट्स प्रोपेगेटिंग एन आइडियोलॉजी। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि कुछ जो आइडियोलॉजी जो है वो तो ये कहती हैं कि ठीक है हमारी आइडियोलॉजी है, हो सकता है हमारी आइडियोलॉजी आपसे सुपीरियर भी हो, लेकिन आपको भी जीने का अधिकार है और आपको भी हमारे ही तरह जो है इस पृथ्वी के संसाधन का उपभोग करने का अधिकार है। और बाकी जो कुछ इनके अपोज्ड में जो आइडियोलॉजीज हैं, जो सिर्फ ये कहती हैं कि हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है और आपको मतलब कि रहने का कोई अधिकार नहीं है, दैट इज इन अ वेरी क्रूड मैनर यू कैन से हार्डकोर रेसिज्म या जेनोफोबिया। और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर रिलीजन जो कि अभी फिलहाल जो डोमिनेंटली कर रहा है पूरे वर्ल्ड में इस तरह की तबाही, इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म जो है। देखिए जो यूरोपियंस हैं, जो क्रिश्चियंस थे, इन्होंने किस किस तरह की तबाही पहले मचाई है इतिहास में, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ये मैं इसलिए इनको बराबर एक तरह से दोनों के तरफ में अपना आईना कर रहा हूँ, ताकि इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक ही तरह के हैं। उनका बेसिक कोर आइडियोलॉजी ये है कि हमारी आइडियोलॉजी है और बाकी किसी अन्य को मतलब कि रहने की का कोई अधिकार नहीं है। तो जिस मतलब मैग्नीट्यूड का इन्होंने होमिसाइड्स किया है, जब ये अमेरिका में गए, पूरे की पूरी इंडिजिनस जो भी वहाँ के ट्राइब्स वगैरह इंडिजिनस लोग जो थे, आदिवासी जो थे वहाँ के या वनवासी जो थे वहाँ के, उनको इन्होंने बिल्कुल करीब करीब खत्म कर दिया। इसी तरह यूरोपियंस जब लैटिन अमेरिका में गए तो आपने देखा इन्होंने क्या तबाही मचाई। जब ये भारत में शुरू में आए गोवा वगैरह में, तो आपने देखा कि क्या तबाही मचाई थी इन्होंने। तो अच्छा, अभी एज लेट एज अगर आप देखेंगे 1992 या 93 की बात है, मैं उस कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, अफ्रीका में, आइदर इट वाज नाइजीरिया या कोई कंट्री थी जहाँ की मिशनरीज के द्वारा 2 दिन के अंदर करीब 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया था। रवांडा। तो जी नहीं, रवांडा नहीं सर, ये कोई और था, मैं भूल रहा हूँ। तो रवांडा जेनोसाइड तो फेमस है। हाँ वो तो है, लेकिन ये जो था
एक्सपेक्टेड नहीं था वहाँ पे, ये थोड़ा सा साउथ में है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं चेक करके कल आपको बता दूंगा। तो ये तो रही सब आइडियोलॉजी की बात कि इनका टोटल जो है आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश हो चुका है, और दैट इज आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म। अब आते हैं जो पॉलिटिशियंस जो है, इन बेचारों पे मुझे सिविल सर्वेंट्स जो है थोड़ी कम दया आती है, क्योंकि इन्हें तो एक वोट बैंक को अपीज करना है, बड़ा क्लियर है। और देखिए कि ये जो गाजा पट्टी है ना पूरे भारतवर्ष में, आप जो बता रहे हैं, मेरे हिसाब से हर एक गाजा पट्टियां जी, गाजा पट्टियां जो है हर एक शहर उनमें में से कम से सिविल कम, सर्विसेज को भी गाजा पट्टी मान लिया जाए, या कि सिविल सर्विस के एक भाग को? अब देखिए जिस तरह की गाजा पट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं, इस बात की बिल्कुल मान लेना चाहिए, वहां भी तो डोमिनेशन उन्हीं का है। जो लोग जो हैं हमास को बिल्कुल ये नहीं कि इन्होंने क्या इस पे देखिए ये कितने स्मार्ट होते हैं। इस पे मैंने एक छोटी सी एक बात लिखी, एक पोस्ट डाली भी थी अपने ऑल इंडिया सर्विस 83 बैच के ऊपर। देखिए ये कितने स्मार्ट और ये होते हैं। लेट्स लुक एट द मीडिया मैनेजमेंट, इन्होंने कितना स्मार्टली किया है। एक लेडी जर्नलिस्ट जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, द इंडिपेंडेंट में वो 12 साल से काम कर रही हैं, और 2023 के शुरू में ही उनको यूके में बेस्ट फॉरेन जर्नलिज्म का अवार्ड दिया गया था। अब वो ये पोस्ट क्या डालती हैं कि 40 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, राइट। उसके बाद अब इस पे बात फोकस हट जाता है कि बच्चों की हत्या हुई। अब क्या आती है बात कि 40 की नहीं हुई है, इसलिए झूठी रिपोर्टिंग हो रही है, और इसलिए जो है जो रिपोर्टिंग हमास के खिलाफ हो रही है, बाकी चीजें जो हो रही हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। ये इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि आप लोगों को सरप्राइज हो सकता है, लेकिन ये तो इनकी टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैंने तो इनके साथ काफी दिन काम भी किया है, कभी कभी साथ में भी काम किया जब कुछ स्टूडेंट इश्यूज आते थे। हालांकि हम लोग का फ्री थिंकर्स ग्रुप था, इनका जो लेफ्टिस्ट का ग्रुप अलग था, हम दोनों में ही मेन राइवलरीज हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स के हित में कुछ मूवमेंट्स वगैरह थे तो हम लोगों ने साथ साथ बैठा भी है, साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बनाई है। तो इनका जो माइंड सेट है हंसी मजाक में जो है, हंसी मजाक हम लोग का खूब होता था चाइना के बारे में, रशिया के बारे में, क्यूबा के बारे में कि कम्युनिज्म किस तरह का है, तो कम्युनिज्म पे भी खूब हंसी मजाक होता था। उसी में इनकी स्ट्रैटेजी वगैरह की जो बातें हैं जो थी वायरल थी। तो इनकी वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी और टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, और ये बिना सोचे समझे साहब ये फुल ब्लोन मतलब कि हिट करते हैं कंप्लीटली, और नैरेटिव को जो है ये चाहते हैं कि कंट्रोल रहे। जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है उस हिसाब से भी देखें आप, तो जो गाजा पट्टियां हैं भारतवर्ष में, मेरे हिसाब से जहां भी जिस जिले में अगर शांति प्रिय समुदाय जो अपने आप को कुछ लोग कहते हैं, अगर उनकी आबादी करीब 15-20% हो, 15% हो, तो वहाँ मिनिमम 2 या 3 गाजा पट्टी होगी, और 7-8% होगी तो एक तो होगी गाजा पट्टी, इतनी होगी। उसी तरह से आप ब्लॉक लेवल पे भी देख लीजिएगा, और गांव के लेवल पे भी, बड़े बड़े गांव जो है उन लेवल पे भी गाजा पट्टियां हैं। तो भारतवर्ष में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे यहाँ करीब 7.5 लाख गांव हैं, और शहर वगैरह मिला करके अगर देखें यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से 50,000 से 1 लाख तक तो गाजा पट्टी होनी चाहिए। और जी अगर आपको याद हो 50,000 कुछ, से गाजा पट्टी कैसे काम करती है उसका आपने अभी नूर में देखा ही है कैसे काम होता है, आपने डेली राइट्स में देखा ही था कैसे होता है गाजा पट्टी एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे इन्होंने किया था। और अगर आपको याद हो तो संजय जी, ये बात है 2011 या 12 की, कोई विदेश में ही कोई मामला उठा था, किसी ने इस्लाम के बारे में कुछ कहा था, या रोहिंग्यास के बारे में कोई बात हुई थी, तो इन्होंने बॉम्बे का वो जो शहीद मैदान है, क्या आतंक मचाया था इन्होंने साहब, आपको अगर याद हो, इन्होंने शहीदों की मूर्तियां तोड़ दी थी आजाद मैदान तो, में, शहीद स्मारक का। सॉरी शहीद आजाद मैदान में, जी 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 जी। तो ये जो इनका जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है जो पॉलिटिशियंस का, ये जो कि सो कॉल्ड इस्लामिस्ट जिहादी जो है, ये इनके लिए मोबिलाइज करते हैं। इनके लिए क्या है कि समाज में जो है एक तरह की टोटल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कह लें आप, या एजेंडा बिल्डिंग कैंपेन कर लें, तो ये इनके फुट सोल्जर्स होते हैं। और पॉलिटिशियंस जो हैं इनको त्याग नहीं सकते, क्योंकि इनसे इन्हें वोट मिलता है। तो देखिए अभी तक तो इन्होंने अपोजिशन में तो आज तक किसी ने जो है हमास के हमले की जो है और उसकी बर्बरता को तो जो है
क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो पॉलिटी हो या आप जो सिविल सर्वेंट्स बोल रहे हैं या समाज का कोई भी तगबा उठा लें, उसमें हर एक जगह वोक और ये लेफ्ट लिबरल्स तो मिल ही जाएंगे थोड़े बहुत। आपने देखा होगा जो सिविल सर्वेंट्स के, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में आप भी हैं, हम भी हैं, वो आज भी जो जेम्स मिल की 3 वॉल्यूम वाली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसमें जो चीज़ें लिखी थी और जो चीज़ पढ़ाई जाती थी आईसीएस ऑफिसर्स को, कमोबेश वही जो है वो चली आ रही है। और यदि उससे थोड़ा-सा भी कुछ अलग यदि आप विचार व्यक्त करें, तो बिल्कुल आपको ब्रांड कर दिया जाता है कि आप असहिष्णु हैं, आप नॉन सेक्युलर हैं, आप जो हैं वो गांधी जी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, इत्यादि, इत्यादि। जी, इसमें शुरू में मैंने तो बहुत झेला है और अभी भी झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। और आप देखिए कि उसके अलग-अलग रिस्पॉन्स आए हैं। एक जगह तो मुझे कुछ दिनों के लिए ग्रुप से निकाल ही दिया गया, फिर वापस पता नहीं क्या हुआ तो उन्होंने वापस में ग्रुप में ले लिया। जब वापस ग्रुप में ले लिया तो कुछ लोग जो नाराज़ थे उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। ठीक है। तो और हमारे कई सीनियर्स जो हैं उन्होंने कई बार मेरे को कैस्टिगेट भी किया है। मैंने उन्हें वेरी पोलाइटली मैंने जो भी तर्क और तथ्य रखे हैं वो मैं रखता हूँ। तो एक ग्रुप में से कई सीनियर्स जो थे वो छोड़ करके चले गए साहब। और ये आना जाना रहता है। अभी एक ग्रुप में पिछले 1 महीने में किसी ने डाला कि 5 या 6 लोग चल के छोड़ के चले गए हैं, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि अच्छा है दुनिया में कुंठित होकर जीने से क्या फायदा, अच्छा है दुनिया से चले जाएं। तो धीरे धीरे क्या दुनिया हुआ कि तो अब मैंने कहा कि देखो तुम में मुझे जितना गाली देना चाहते गाली दो, आई हैव नो इश्यू। और साहब ऐसी ऐसी गालियां इस मतलब कि यहाँ तो बोली नहीं जा सकती। अब मैं लिटरली बता रहा हूँ साहब, ऐसी ऐसी गालियां वो जो बिहार और यूपी में टिपिकल होती है ना, उससे भी बुरी बुरी गालियां जो है लोगों ने हमें दी हुई है उस पर। ठीक है। और जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो हार्वर्ड वाले पढ़े टाइप के लोग हैं और जो अंग्रेज लोग हैं, वो उनका गाली देने का अलग इरादा, एक अलग तरीका होता है। उसमें भी कुछ क्रूड होते हैं, कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में देते हैं। तो जहां जरूरत पड़ती है, हालांकि मैं इग्नोर करता हूं, लेकिन जहां अगर कोई कंटेंट की बात आती है जिसके आधार पर ये मेरे को गाली दे रहे हैं, तो मैं उसको बड़ा आराम से जो है उसका कहता हूं कि भैया आप जो कह रहे हो मेरे हिसाब से तथ्य ये है, मेरे तर्क ये हैं। तो उस पे क्या होता है कि ये जब लगता है कि मैं तथ्य और तर्क की बात कर रहा हूं, तो ये और कुढ़ जाते हैं, ये और नाराज हो जाते हैं। इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि दे आर बेसिकली प्रिजनर्स ऑफ अ सिंड्रोम, जिसको कि साइकोलॉजी में हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कि अगर आप सोच रहे हैं कि सूरज जो है रोज पूरब में उगता है और सडनली अगले सुबह आप उठे और देखे कि सूरज जो है वो तो पश्चिम में उग रहा है, तो आपका पूरा जो फंडा जो है ये कि वो तो एक कॉग्निटिव कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इनका कहना है कि एक बहुत सामान्य मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये कहते हैं कि साहब महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे और उन्हीं के कारण से जो है आजादी मिली। अब उसके बारे में आप कहेंगे कि यार मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब कि या तो राष्ट्रपिता हैं या फिर उन्हीं के कारण से आजादी मिली है। उनका योगदान जरूर रहा होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। तो इस पे जो है लोग आप पूछिए मत कि जैसे कि मैंने उनके खुद के पिता को गाली दे दिया है या क्या कर दिया है साहब, इतना रात या मैंने कोई ब्लास्फेमी कर दी है। मतलब कि भगवान राम को तो हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं साहब, सीता माता को क्वेश्चन कर सकते हैं, इंद्र को क्वेश्चन कर सकते हैं, विष्णु को क्वेश्चन कर सकते हैं, महेश जी को भी करते हैं। लेकिन साहब आप मतलब कि ये जो हिस्टोरियंस ने जो गांधी इन्होंने नेहरू को मत कीजिए। जो कल्ट फिगर्स बनाए हैं साहब, उनके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे। उनके बारे में तो जो इन्होंने लिख दिया है वही सत्य है और वही गीता है, आपको उसी को मान के चलनी पड़ेगी। तो हमने भी कहा कि देखो साहब, चूंकि आप मेजोरिटी में हो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इन मेजोरिटी, बट ओवर द पीरियड कम से कम मैं इसका थोड़ा बहुत कभी कभी श्रेय लेता हूँ कि अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि और भी 7 8 10 15 लोग जो हैं ग्रुप में जो हैं, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे हमारे तर्क और तथ्य को जो है वो उसकी सराहना करते हैं। और कुछ लोगों ने तो बहुत एम्बैरेसिंग रूप से भी मेरी बहुत बड़ाई कर दी। हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ डेफिनेटली कि उतना बड़ा मैं थिंकर नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा तो मानना है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको बहुत ज्ञान हो गया है,
उसी पल से आपकी ज्ञान में ह्रास होना, मतलब कमी हो जाना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, खुद की कोई बड़ाई करता है। तो हमने तो क्या किया है संजय जी कि इन लोगों को जो है डटा रहा मैं, और धीरे-धीरे जो है हमारी एक छोटी-सी आर्मी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे छोटे से एक पर्टिकुलर वे में जो थिंकिंग पेडागॉजी जो है, देश के बारे में सोचने के, समाज के बारे में सोचने की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सोचने की, राजनीति के बारे में सोचने की, उसमें करीब-करीब काफ़ी हमारे मित्र आजकल जो हैं, हम लोग ब बात करते हैं और बाकी लोग सुनते भी हैं, और कुछ लोग रिस्पॉन्स भी देते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट काम था। आई हैव गॉन थ्रू हेल। काफ़ी काफ़ी कुछ अच्छे 40-40 पुराने मित्रों ने जो है, बताइए साहब, ग्रुप छोड़ दिया है मेरे से बात करना। हालाँकि मैंने बात करना नहीं बंद किया किसी से भी। मैं तो अभी भी उनको कभी-कभी मैसेज कर देता हूँ और कभी-कभी फ़ोन उठा के कर देता हूँ। लेकिन है ये एटीट्यूड है, प्राइमरली ड्यू टू आई थिंक ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की। अब तो जो धारणा बनी हुई है उसको कैसे चेंज करें? समाज में हमारा अगल-बगल वाला मित्र कहेगा कि यार सुना कि तुम तो मोदी की बड़ाई करने लगे हो। तो दैट विल बी एंड ऑफ माय सोशल दैट विल बी एंड ऑफ माय सोशल मोदी एंड की बड़ाई तो ऑफ इनका लिबरल किंग बाइडेन भी करने लगा है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, हुआ क्या है संजय जी कि मोदी जब से आए, मोदी इनको पच नहीं रहे हैं गुजरात के समय से। अब होता क्या है कि इनमें मोदी के प्रति इतनी घृणा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोदी की थोड़ी-सी बड़ाई इनके सामने कर देता है, मोदी के कार्यों की बड़ाई, नॉट मोदी एज अ पर्सन और नॉट मोदी एज अ हिंदू, बट आई एम सेइंग ओनली कि भैया मोदी के कार्य की आप थोड़ी सी बड़ाई कर दें। इस पे क्या होता है कि इनका जो हैट्रेड जो है वो आपके ऊपर ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब कि दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग मोदी इन यू, राइट? तो दे स्टार्ट फ्लैटरिंग फॉर बिहेविंग अस। एज they start behaving as if a Modi is standing in front of them, with whom they can't tolerate। और उस तरह से फिर ये जो गाली गलौज और इस तरह की भाषा, आप पूछे नहीं किस तरह की भाषा ये लोग यूज करते हैं। कभी कभी, हालांकि इतनी क्रूड भाषा में तो मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन अंग्रेजी में भी कई तरह की ऐसी मिल जाती है मुहावरा, और हिंदी में भी मिल जाते हैं कि इनको भी मैं कभी कभी ठिकाने लगा देता हूँ। कभी कभी क्या, वो हर एक बार बेचारे मैदान छोड़ के ही भागते हैं, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। और मैं तो कभी कभी कह देता हूँ कि लेट्स हैव अ वेबिनार ऑन दिस टॉपिक, लेट्स हैव अ वेबिनार। अगर मतलब ऐसा है तो बाकी लोग भी इसको ज्वाइन करें। और 3-4 बार मैंने ये चैलेंज, मतलब कि चैलेंज तो क्या, मतलब ऑफर दिया है। दे हैव नेवर लाइक हाँ, वेबिनार नहीं तो स्पेस ही कर लें कभी। हाँ, कुछ भी कर लें भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ही कर लें। अच्छा, तो ये जो एक फिनोमिनन आप देखते हैं कि बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो ओपन लेटर्स लिखते हैं, जी, और वो जो ओपन लेटर्स लिखते हैं, वो ऐसे विषयों पे लिखते हैं जो कि सरकार के या मोदी के या हिंदुओं के विरोध में होते हैं। आपको उदाहरण दूँ, वैसे इस पे अभी ओपन लेटर लिखा नहीं गया है, लेकिन शीघ्र आने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है। और वो विषय जैसे कि अहमदाबाद में लोगों ने रिज़वान मियाँ को जय श्री राम कह के जो है वो ट्रोल कर दिया। तो उसको लेके पूरा जय श्री राम क्यों एग्रेसिव है, क्यों नहीं होना चाहिए, और हमारे देवी-देवता कैसे होने चाहिए, उसको लेके पूरा एक डिस्कोर्स चल रहा था, जिसको मैंने काउंटर किया। तो फिर चुप तो हुए, लेकिन आप ये ज़रा देखिए, ज़रा ये किस प्रकार की बात है कि हमास के डिफेंस में भी लोग बाग जो हैं वो अ, पोस्ट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उनके लिए एक तरह का रैशनलाइज़ेशन कर रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि जिसको हम एलीट सर्विस कहते हैं, उसका एक बड़ा भाग ऐसा है जिसका इतिहास से, जिसका दर्शन से, जिसका इवन करंट अफेयर से कोई वास्ता ही नहीं है। संजय जी देखिए, जहाँ तक इतिहास की बात है, आपने बिल्कुल सही की है, सही बात की है कि इनको तो वही इतिहास पढ़ाया गया है जो रोमिला थापर जी ने लिखा और इरफान हबीब ने लिखा और वो कौन से शर्मा जी हैं उन्होंने लिखा और बिपिन चंद्र जी ने लिखा और मुखिया जी ने लिखा। तो इनकी जो सोच है, वही जो हम लोग जो बात करते हैं लेफ्ट लिबरल वाली, ये इनकी भी पूरी की पूरी वही सोच है, कंप्लीटली। इसमें
अब देखिए एक ग्रुप है जिसका कि आप जिसमें जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट ग्रुप। इसमें करीब 120 जो हैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस के भी हैं, इसमें फॉरेन सर्विस के भी हैं। और पिछले 4-5 सालों में इन्होंने मोदी जी को कई चिट्ठियां लिखी, हर एक चीज पे, जैसे ओपन वो लेटर। फार्मर जी जी जी। तो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू होता है, उसमें जो है मोदी जी को जो है एक चिट्ठी जो है ये थमा देते हैं अपने आप को। ये अपने आप को देखो साहब, ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद जो है, जो पहली जो मोदी के पहले की सभ्यता है, देखिए इनके दिन जो है ना, और हमारे लेकिन वो सारी की सारी ड्राफ्ट एक ही जगह पे होती है। हाँ जी जी, मैं उसी पे कहने जा रहा हूँ कि देखिए मैंने लिखा था कहीं पे कि हमारे दोस्त, मेरे दोस्ती का इतिहास 2 भागों में, जैसे मानव का इतिहास 2 भागों में बटा हुआ है, बीसी और एडी, उसी तरह से मेरे दोस्तों का इतिहास भी 2 भागों में बटा हुआ है, बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी। आफ्टर मोदी तो ये जो ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट लिबरल्स जो है, तो ये आज तक, ये देखिए साहब इन्होंने क्या, इनके साथ मेरी समस्या ये नहीं कि चिट्ठी लिखते हैं साहब, मेरी समस्या ये है कि आम जनता क्या सोचती होगी कि आईएएस और सिविल सर्विसेज में भी इतने बेवकूफ लोग होते हैं। मुझे चिंता इसकी होती है, इनकी बेवकूफी की प्रकाष्ठा। अब देखिए साहब, सेंट्रल विस्टा बन रहा था, उस पे ये लोग 2 बार हाई कोर्ट गए और 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए, सेंट्रल विस्टा तक का अपोज करने का। G20 हो रहा है, उसका अपोज कर रहे हैं। फार्म एक्ट आया, उसका अपोज कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसका अपोज कर रहे हैं। 370 आया, उसको आप अपोज कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक है, उसको अपोज कर रहे हो। इंडो चाइना बॉर्डर पे ये गाली दे रहे हैं कि मतलब कि इंडिया की जमीन ले ली है चाइना ने। तो आज आप कुछ भी कीजिए, मोदी जी कुछ भी करें, ठीक है, इनके लिए तो वो मतलब कि जो है एक डेमोन है, और एक डेमोन की तरह ये ट्रीट करते रहेंगे। पहले क्या होता था कि ऐसे लोग जो हैं वो, उनको कई तरह के काम जो है लुटियंस दिल्ली में मिल जाते थे, आज से करीब 10 साल पहले, चाहे आप रिटायर 20 साल पहले भी हुए, 25 साल पहले भी हो, लेकिन आपको जो है वो नेटवर्क में कोई ना कोई एकेडमिक वर्क या कोई पोस्ट या कोई विदेश में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है, इस तरह करते करते एक था। और सरकारी खर्चे पे, चूंकि सरकार में देखिए सब इतनी मिनिस्ट्रीज है वहां पे, और इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि किसी न किसी का नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस जो है थ्रू आउट द ईयर होते रहता है। एवरेज 2 या 3 मतलब की होते हैं दिल्ली में पर डे के हिसाब से, छुट्टियों को छोड़ दिया जाए तो उस दिन का सा पूरा खाना सुबह से लेकर के, और रात का दारू और खाना वगैरह वगैरह जो है, पूरा जो है इंटरटेनमेंट ये इनका हुआ करता था। और साथ में कुछ आमदनी के भी इनको के लिए कुछ मिल जाता था, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप का मिल ही जाता था, कुछ ना कुछ, या पार्ट टाइम मिल ही जाता था इनको। वो सब क्या हुआ कि मोदी जी के आने के बाद जो है वो सब खत्म हो गया है। तो ये राजगुरु भी नहीं बन पा रहे हैं, कि जैसे कि चाणक्य प्रधानमंत्री कम राजगुरु थे, तो ये सोचते हैं कि हम लोग भी मोदी के राजगुरु रहे और प्रधानमंत्री रहे। तो मोदी जी ने उनको बिल्कुल घास ही नहीं डाली, तो उससे और भी नाराजगी है इनकी। तो बड़ी कष्ट का जीवन है। और इस कष्ट के जीवन से इनकी निवृत्ति कैसे की जाए? देखिए मुझे तो लगता है कि इनके इस जीवन काल में तो देखिए इनकी भी उम्र हम करीब करीब कब सबकी 65 प्लस ऑनवर्ड्स ही है, जिस तरह के लोग हैं। अब कुछ तो उसमें 75 के भी हो गए हैं, 80 के आसपास भी होने वाले हैं। तो भगवान तो वैसे करे कि इनको मतलब लंबी, मतलब इनको तो दीर्घायु प्रदान करें, परंतु 10 साल किसी का, 15 साल किसी का, 2 साल किसी का, 20 साल, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस जन्म में इन्हें मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष नहीं मिले इन्हें, ये तो ऐसे ही मरेंगे जी, मोदी के घृणा में ही मरेंगे ये। इनको भी ये नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगी, इस जीवन में तो नहीं मिलने वाला है।
तो क्योंकि देखिए मोदी जी 2024 में जीतेंगे हाँ, और फिर वो अगर 2024 में जीत गए तो और थोड़ा बहुत अच्छा काम हो जाएगा तो 2029 में भी जीत जाएंगे। तो इस तरह से मतलब कि अगले 15 साल जो है जीना तो बहुत कम लोग, मेरे को तो नहीं लगता कि किसी को मोक्ष मिलने वाली है। देखिए अब एक मैं आपको अनुभव बताता हूँ, जो अभी मैंने उसका उल्लेख भी किया था कि पाकिस्तान से बड़ी सहानुभूति है लोगों को कि साहब उनको जय श्री राम कह के उनको चिढ़ाया गया, लेकिन वो उस रिज़वान के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, जो यहाँ आकर हमास का समर्थन कर रहा है या जानबूझ के बेवक़्त की नमाज़ पढ़ रहा है केवल दिखाने के लिए, और उसका पुराना रिकॉर्ड भी है कि भई हिंदुओं के बीच में नमाज़ पढ़ी, उसने बिल्कुल हिंदुओं की नाक रगड़ दी, ये इस तरह से हम्म, बात हम्म। करते हैं। उनका जो चेयरमैन है वो कहता है कि साहब कि दुश्मन देश में जा रहे हो तुम, और वहाँ पे बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से दुश्मनों के बीच में अपना हिसाब-किताब देखना। तो ये सब जो है इसे उधर से जो कहा जाएगा उसको कतई नहीं, बिल्कुल आरफ़ा खानम शेरवानी की तरह बिहेवियर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसको उधर से कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन दानिश कनेरिया ने उसकी ऐसी-तैसी कर दी, उसको उसको आईना दिखा के कि भई तेरे को इतनी परेशानी है कि जय श्री राम का नारा लग रहा है, पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ नहीं लगेगा। तो ये आ, इस तरह के बिहेवियर को कैसे आप एक्सप्लेन करें? ये क्या आप म कलेक्टिव सेल्फ लोथिंग जो है, जो आत्म-घृणा जो है, और एक सेल्फ डिसेप्शन या आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं, ये आत्म-घृणा, आत्म प्रवंचना हमारे एलीट क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स में क्यों है? ये आत्मघृणा नहीं, ये जो है ना साहब क्या है कि हिंदू घृणा है। ये जो है हिंदू घृणा है। अब देखिए इसको इसके पीछे जो है कई वर्षों की दशकों की राजनीति है। अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिस्ट हैं और इस्लामिस्ट, इनमें जैसे ही बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन आया था, उसके बाद से वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ 1918 में। ये 1918 अक्टूबर में ही बना था। तो उसके बाद से जो है इनमें और जो है इस्लामिस्ट में, वो टर्की के माध्यम से जो है एक लाइन खुल गई थी। इतनी पुरानी लाइन है। अब आते हैं आप वर्ल्ड वॉर टू में, अगर आप देखें तो उस समय भी जो है शुरू के दिनों में ये कम्युनिस्ट और फासिस्ट नाजिस्ट के बीच में जो है एक मतलब की अंडरस्टैंडिंग थी। वो तो बाद में चूंकि हिटलर ने अटैक कर दिया नहीं, नहीं, इनके ऊपर क्योंकि यूएसए। इस्लामिस्ट भी तो थे। ये जो आपका जेरूसलम का जो जो पूरा जो जूस का जी जी, जितना इस्लामिस्ट श्रृंगार भी, हुआ है, या इसकी बिल्कुल पूरी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी तो वो हज अमीन अल हुसैनी जो जेरूसलम का ग्रैंड यस यस मुफ्ती था, यस। उसने उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल। वहाँ पे बैठ के, और वो ही वाज़ ऑन द पेरोल्स ऑफ हिटलर, उसने जी बनाई जी, है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अदरवाइज हिटलर जो है शुरू में इनको मारना नहीं चाहता था जान से, इजराइलीज को जो है मतलब जूस को जो है वो मारना नहीं चाहता था। वो तो यही जिनका नाम ले रहे हैं आप लोग, मतलब कि जो ये जो उनके सो कॉल्ड इन्होंने लाइक मुल्ले वगैरह हिटलर जो का भी आइडिया है, ये था कि इनको बाहर कर दो जर्मनी से। बस 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 बस। और इन्होंने देखा कि अगर बाहर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे जेरूसलम, इससे अच्छा है कि इनको यहीं कटवा दो, यहीं मरवा दो। हाँ, राइट, और वहां मत जाने दो। यूरोप में इधर उधर भेज दो या अमेरिका वगैरह भेज दो, लेकिन वहां मत जाने दो इनको किसी भी तरह से। तो ये इनका इतिहास है साहब, और मुझे तो नहीं लगता कि उसमें जिस तरह की बर्बरता और जिस तरह की इन्होंने नए नए जो है इनोवेशंस कर रहे हैं, इनमें कहीं भी ये सोच आ रही है कि इनके पक्ष में जो है हमास ने जो बर्बरता की है कम से कम उसको कंडेम करें। ये लोग तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। और चूंकि हाँ, बात हो रही थी इस्लाम और कम्युनिस्ट के बीच में एक नेचुरल रिलेशनशिप है। उसी तरह से आप देखें तो कांग्रेस जो है वो जितने जो रह गए थे यहाँ पे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद, ये सो कॉल्ड मुस्लिम लीग वाले या कम्युनिस्ट, उन्होंने धीरे धीरे मोस्ट ऑफ देम जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। तो कांग्रेस से भी इनका चौली दामन का संबंध है। और कांग्रेस के साथ तो और इन लोगों के साथ जो मिशनरीज हैं उनको भी, वो भी इनके साथ ही हैं। तो ये चारों पांचों जो ग्रुप हैं ये तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनका भारतवर्ष में हिंदुओं के खिलाफ जो है एक नेचुरल एली है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी नेचुरली यही, अगर आपको याद होगा तो लोग जाते हैं पाकिस्तान, हम कांग्रेस के नेता, और वहाँ पे मोदी जी को हटाने के लिए वहाँ से सहायता मांगते हैं। तो पाकिस्तान तो इनका नेचुरल एली है, और
हिंदुइज्म इनका नेचुरल दुश्मन है, घृणा का पात्र है। इसलिए ये जय श्री राम का नारा तो इन्हें बुरा लगेगा ही, और ये नई बात नहीं है। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में ममता जी ने किस किस तरह से जय श्री राम के नारे पर रिएक्ट किया था और जो बातें की थी। ये भारतवर्ष में कहीं हो सकता है, ये भारतवर्ष में ही हो सकता है, सॉरी, भारतवर्ष में ही हो सकता है। तो ये लोग तो हार्डकोर मतलब कि अपीजमेंट पॉलिसी के वाहक हैं, मानने वाले हैं ये लोग, और कटिबद्ध हैं उस पर। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जहां भी हिंदू वर्सेस या किसी मुस्लिम की बात आएगी, चाहे हिंदू कितना भी सही हो, वो मुस्लिम कितना भी गलत हो, ये जो है मुस्लिम्स का ही सपोर्ट करेंगे वोट बैंक के कारण। जी, तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें लगातार एक्सपोज करते रहना चाहिए, और दर्शकों को भी ये ध्यान रहे कि किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पूरी सनातन परंपरा में यही बताया गया है कि प्रश्न अवश्य पूछते रहो। तो किसी को भी अंधानुकरण ना तो करो, न अंधविश्वास करो। आइए इस चर्चा को यहीं पर अब हम विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद, हिंद, जय थैंक यू। भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।